हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज एकेडमी। और आज हम अपनी यूजीसी नेट रैपिड रिवीजन सीरीज़ के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पोएम है जिसे कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस अक्सर इस पोएम्स में से पूछे जाते हैं। तो ये पोएम है 1914। इस पोएम का जो नेम है वो रोमन न्यूमेरल्स में है, जिसका मतलब बनता है 1914। पोइट ने ये नाम दिया है इस पोएम को, और ये फिलिप लार्किन की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में लिखी हुई बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोएम है। और इस पोएम को इन्होंने 1960 में लिखा था, और ये 1964 में जो इनका पोइट्री कलेक्शन था द विट्सन वेडिंग, उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में, इस पोएम के बारे में, क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये जो पोएम है ये बेसिकली 1960s में लिखी गई थी। उस समय तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुके थे, और ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोएट है उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बात करी है, और लास्ट की कुछ लाइंस के अंदर उन्होंने आयरनिकली कमेंट किया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए इस पर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, और उसमें अराउंड 40 मिलियन पीपल मारे गए थे। और जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो 1939 से शुरू हुआ था, और इसके अंदर अराउंड 80 मिलियन पीपल मारे गए थे। तो ये जो पोएम है उसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा वर्ल्ड वॉर जो हुए थे उनके बैकग्राउंड का थोड़ा पता होना चाहिए, तभी ये पोएम हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी 1 to 1 लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। This poem have 4 stanzas and each stanza contains 8 lines, and the first 2 stanzas talk about the city environment, and the last 2 stanzas are just talking about the countryside environment, what happened during the World War First। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर जो हम शुरू करते हैं उसकी फर्स्ट लाइन्स है, दोज लॉन्ग अनइवन लाइन्स स्टैंडिंग एज पेशेंटली एज इफ दे आर स्ट्रेस्ड आउटसाइड द ओवल ओ विला पार्क। इसमें जो पोएट है वो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, और उसमें बोल रहा है कि ये लंबी लंबी लाइनें हैं जो आराम से धैर्य से ये लोग लाइनें बना करके खड़े हैं। कौन हैं? इंग्लैंड के वो लोग जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए सोल्जर, और अपनी कंट्री के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं। तो उन लोगों की बात हो रही है, उन पेट्रियोटिक पीपल्स की बात हो रही है। एज इफ़ दे वर स्ट्रेस्ड आउटसाइडर, कहते हैं कि इन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो लाइनों से भी बाहर निकल रहे हैं। द ओवल एंड विला पार्क, दीज प्लेसेस आर फॉर इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट के प्लेसेस है, और लेकिन इन लोगों की भीड़ ने, इनकी लंबी कतारों ने इन प्लेसेस को भी कवर कर लिया है। द क्राउन ऑफ हेड्स, द सन ऑन मॉइस्चर्ड आर्चिक फेसेस, इन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इनके सिर की सिर्फ टोपियाँ ही नज़र आ रही है, और जो सूरज की रोशनी जो इनके पुराने ओल्ड फेसेस पे पड़ रही है, तो इनके जो चेहरे हैं, इनकी मूंछें जो हैं वो चमक रही हैं। नेक्स्ट, ग्रीनिंग एज इफ़ इट व ऑल एन अगस्त बैंक हॉलीडे लॉक, और ग्रीनिंग मीन्स कि मुस्कुराना, कि और ये लोग अपना नाम लिस्ट करवाने आए हैं, और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मीन्स दे आर हैप्पी दैट दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री, दे आर गोइंग टू सर्व द कंट्री, दे आर थिंकिंग जस्ट लाइक दैट। और इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि किसी बैंक पे या किसी समुद्र के किनारे या कहीं पर हॉलीडे सेलिब्रेट करने आए हों। तो इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट ने उन इनोसेंट पीपल के बारे में बात करी है जो कि अपनी कंट्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। लेकिन जो पोइट है उसका जो हिडन मीनिंग यहाँ पर है ये भी है इस पोएम में, कि जो ये पीपल जो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, एक्चुअली जो लीडर्स हैं वो लोग इन लोगों को एक तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं अपने एम्बिशंस पूरा करने के लिए, और ये पीपल फिर भी इनोसेंटली अपने आप को कंट्री के ऊपर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। Now in the next stanza, the poet described about the situation during the World War First, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम क्या है, and the shut shops, the bleached established name on the sun blinds,
The poet is creating an imagination or a picture of during the World War First what condition of the people in the city at that time. एंड दी शर्ट शॉप्स, कहते हैं कि दुकानें बंद हैं, मतलब कि कंट्री के अंदर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. पीपल्स हैव गॉन टू फाइट इन द वॉर एज ए सोल्जर एंड वट एवर द सिचुएशन इज़ जस्ट fearful एंड पीपल्स आर लिविंग इन their होम्स ओनली. और इसके बाद ये बोलते हैं द ब्लीस्ड इस्टेब्लिश नेम्स ऑन द सन ब्लाइंड्स, और कहते हैं कि जो सफ़ेद या जो इस्टेब्लिश नेम्स मीन्स द पीपल हु वर फेमस इन द सोसाइटी, कि ऐसे जो फेमस जो सफ़ेद लोग हैं या उनके जो चेहरे हैं वो सन ब्लाइंड्स मतलब धुंधले पड़ गए हैं. आजकल उन लोगों के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता. सन ब्लाइंड्स मतलब कोई चीज़ धुंधली सी नज़र आना. द फैदरिंग एंड सोवेरियन एंड डार्क लो चिल्ड्रन एट प्ले कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस. जो डार्क लो बच्चे हैं उन्होंने गहरे या डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि उस समय की पेसिमिज़म जो लोगों में है उसको शो करता है कि लोगों की कंडीशन कितनी ख़राब है. और जिन बच्चों की खेलने की उम्र है उनको राजा और रानियों के नामों से जाना जाता है कि ये इस पार्टी को सपोर्ट करता है या ये इसको सपोर्ट करता है. उनके किंग जैसे एडवर्ड है या फिर विक्टोरिया है, ऐसे नामों से बच्चे बुलाते हैं एक दूसरे को. इनको इस तरह के नामों से जाना जाता है. आफ्टर डैट this line is very important, the teen advertisements for cocoa and twist and the pubs wide open all day. अब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उस टाइम ऐसा नहीं था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मीडिया हो या इस तरह के स्पोर्ट हो. उसमें ज़्यादातर जो पिक्चर्स होती थी उन्हीं को यूज़ किया जाता था एज ए एडवर्टाइजमेंट, या फिर कोई भी पोस्टर होते थे उनको यूज़ किया जाता था. और यहाँ पर जो राइटर है वो उसी टाइम के बारे में बता रहा है कि उस समय जो कोकोआ जो होता है, कॉफ़ी, तंबाकू और जो शराब की जो दुकानें हैं, पब्स वगैरह हैं, वो पूरे दिन खुले रहते थे. और इनके जो डब्बे होते द टीन जो इनके डब्बे होते थे जिनमें ये कॉफ़ी या फिर जो तंबाकू या जो शराब की बोतलें होती थी, इनके जो टिन होते थे, बर्तन जो डब्बे होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के तौर पर. सो इन दिस स्टैंजा, इन सेकेंड स्टैंजा, द पोएट क्रिएटेड ए पिक्चर्सक्यू ऑफ द सिटी images. Now in the third stanza, the poet is talking about the countryside or the villages. अब यहाँ पर विलेजेस की बात हो रही है और जो पोएट है वो एक्सप्लेन कर रहा है वहाँ की सिचुएशन के बारे में कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वहाँ पे कैसी सिचुएशन है. एंड द कंट्री साइड नोट केयरिंग द प्लेस नेम्स ऑल हैज ओवर विथ फ्लावरिंग ग्रासेस इन द फील्ड शेडोइंग डूम्सडे लाइन्स अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस. यहाँ पोएट कह रहा है कि जो कंट्री साइड जो गांव है, शहर हैं, उनकी जो वहाँ पर अब गांव की केयर करने वाले कोई नहीं हैं. जो प्लेसेस हैं उनकी जो नाम है वो लगभग ख़त्म हो गए हैं कि वहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि जो उनके प्लेसेस के नाम्स हैं उनके वो भी धुंधले पड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं. कोई नहीं जानता ये कौन सी जगह है, कौन सा छोटा सा गाँव है, सब अपनी पहचान खो रहे हैं. विद फ्लावरिंग ग्रासेस एंड द फील्ड्स, जो फूलों से भरे हुए घास के मैदान थे या खेत थे. शेडोइंग डूम्सडे लाइन, ये सब जो क़यामत का दिन होता है, डूम्सडे होता है क़यामत का दिन, ये सब भी क़यामत के दिन की परछाई बनते जा रहे हैं या मतलब उस दिन की तरफ ये बढ़ते हुए जा रहे हैं कि एक तरह से जो हरियाली है, जो खेत खलियान है, वो सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, और ये जो वीड्स जो गेहूँ है, गेहूँ के जो खेत खड़े हैं या फिर जो लोगों ने अपने घर में स्टोरेज कर रखा है गेहूँ का, ये वहाँ पर भी एक रेस्टलेस मतलब एक ऐसी शांति है जिसके अंदर ही अशांति है. मतलब लोग डर के मारे, डिस्ट्रक्शन के कारण साइलेंस है, एक चुप्पी छाई हुई है. और सिटी प्लेसेस में रहने वाले जो रिच पीपल्स हैं वो लोग उसके वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए कंट्री साइड में शिफ्ट कर गए हैं
और वो जो उनके सर्वेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने सर्वेंट्स वाले कपड़े पहने होते हैं, डिफरेंटली ड्रेस सर्वेंट्स, कि उन्होंने सर्वेंट्स के कपड़े पहने हुए हैं। विद टीनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेस, वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में। मतलब वो कंट्री साइड में जो अमीर पीपल हैं वो शिफ्ट कर गए हैं अपने आप को सेव करने के लिए। एंड डस्ट बिहाइंड लिमोजिन्स, और उनकी जो लिमोजिन्स जैसी महंगी जो कारें हैं उन वो धूल में भरी पड़ी कहीं बेकार कहीं खड़ी है। नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट्स कमेंट आयरनिकली, क्योंकि जो पोएट थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखा था और सेकंड भी देखा था, तो जो ये पैराग्राफ है उसके अंदर वो आयरनिकली कमेंट भी करेंगे। और जो इनोसेंस पीपल जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस वर्ल्ड वॉर के अंदर, उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे सिंपैथी शो करी है। द पोएट से नेवर सच इनोसेंस नेवर बिफोर और सिंस, मीन्स कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लोग खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो वो अपने कंट्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ऐसे मासूम लोग ना पहले कभी थे और ना अब कभी होंगे। एज चेंज्ड इटसेल्फ टू पास्ट, जो अपने आप को एक अतीत बना रहे हैं बिना एक भी शब्द कहे, मतलब कि वो खुशी खुशी बिना किसी की आलोचना किए वो अपने आप को पास्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। द मैन लिविंग द गार्डन टेडी, और जो लोग हैं वो अपने बगीचों को, बाग बगीचों को, मतलब हरी भरी लाइफ को, हरी भरी अपनी कंट्री साइड को टेडी मतलब यूं ही बेकार छोड़कर जा रहे हैं, उसको बंजर छोड़कर जा रहे हैं। द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस, और जो लोग हैं वो हज़ारों जो शादियां हैं वो टूट रही हैं, कि जो लोग हैं वो छोड़ करके वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो अब उनकी लाइफ ही नहीं होगी, तो मैरिज तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हज़ारों मैरिजेस हैं वो इस तरह से टूट रही हैं। लास्टिंग ए लिटल वाइल लॉन्गर नेवर सच इनोसेंस अगेन, और ये जो लाइन है लास्ट टू लाइन्स, दीज आर इम्पोर्टेंट लाइन्स फ्रॉम दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। Here the poet wants to say that lasting a little while longer, जो इनके लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि इस तरह का वर्ल्ड वॉर दोबारा नहीं होगा। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम लोगों से ही कहा गया था कि ऐसी लड़ाई फिर दोबारा नहीं होगी, पार्टिसिपेट इन इट एंड वी हैव टू विन दैट। बट आफ्टर दैट व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकंड हैपेंड, 80 million people, around double number of peoples have sacrificed their lives. So the poet used these words ironically, कि वो कह रहे हैं कि lasting a little while longer, कि इन्होंने तो कहा था कि इस तरह की बात दोबारा नहीं होगी, never such innocence again, और इस तरह की मासूमियत भी दोबारा नहीं होगी। कि मतलब इन लोगों को कहा गया था कि इस तरह से मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कभी दोबारा वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होगा, बट जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। तो इस तरह से ये जो पोएम थी ये 1914 फिलिप लार्किन ने 1960 में लिखी थी, और ये 1964 में द विट्सन वेडिंग कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी। इट इज़ इम्पोर्टेंट poem from the exam point of view, so you have to prepare it nice for the exam. So that's it for this video lecture. We will meet soon with a new important topic from the exam point of view. Stay tuned with the UGC Net series. We will meet soon next. Thank you.